रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहा है। आपको पता है हम प्लांट्स को लिविंग क्यों कहते हैं? अगर आपको कहा जाए कि व्हाई द प्लांट्स आर लिविंग, तो क्या आंसर करेंगे? प्लांट्स लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने आपने ना अपने जो आपके पास कंटेंट होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं बुक के अंदर, उसको इस्तेमाल करना है। आपने कहना है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसका नाम क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो हम कहेंगे कि फोटोसेंस जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लिविंग इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर भी क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है। चले मैं थोड़ा सिंपल समझाता हूं आपको। देखें, आप सब सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हैं? किया है सभी ने? ठीक है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, फूड खाई, फूड किधर जाएगी? स्टमक में गई। स्टमक, याद रखना, खुराक को डाइजेस्ट नहीं करता। अगर किसी बच्चे के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है ना, जो स्टमक है वो खुराक को डाइजेस्ट करता है, तो दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। स्टमक कभी भी खुराक को डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि ये खुराक को क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब खुराक स्टोर होने के बाद बेटा चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम सुना है पहले? स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो सुना ही होगा, ये वो वाला नहीं है। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा जो खुराक होगी ना, वो जज़ब होकर चली जाएगी, हर एक आपके ब्लड में जाएगी। कहां पे जाएगी? ब्लड में चली जाएगी, और ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। देखें, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हम कहते हैं क्या चीज बनती है? ग्लूकोज बनता है। क्योंकि हमने खुद कहा था कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस तरह से वो असल में वाटर के साथ कंबाइन करती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। हमने ये खुद पढ़ा है। तो बेटा अब जो ग्लूकोज बनी है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स के अंदर मौजूद थी। हमने प्लांट्स को खाया, सब्जियां खाते हैं ना सभी, तो प्लांट से वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गई, इस तरह से आ गई। अब ब्लड बॉडी के हर हिस्से तक जा रहा है, हर सेल तक जा रहा है। तो बेटा सपोज डैट फर्ज करता हूं, ये मेरे पास बॉडी का एक सेल था, ये वाला। कौन सा सेल लेना है? चलें फर्ज कर लेते हैं आई सेल है, आंख का सेल है। तो ब्लड जो है वो घूमता घूमता आई सेल तक पहुंचा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज था। जो ग्लूकोज था बेटा वो ब्लड से सेल के अंदर एंटर होगा, किस प्रोसेस के जरिए से? डिफ्यूजन के जरिए से। किसके जरिए से? डिफ्यूजन के जरिए से चला जाएगा अंदर वाली साइड पर। डिफ्यूजन के जरिए से जा सकता है, सैलिटरी डिफ्यूजन के जरिए से जा सकता है, या फिर आप कहेंगे एंडोसाइटोसिस के जरिए से भी जा सकता है। पता है ना सारे फिनोमिना, चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। वहां पर हमने कहा था डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई से लो की जाने, सैलिटरी डिफ्यूजन का मतलब हाई से लो तो जाना है, लेकिन किसकी मदद से? प्रोटीन की चैनल्स की मदद से, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। फिर हमने कहा था कि एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होती है, वैक्यूल्स वहां पे चले जाते हैं, फिर वो खुराक अंदर चली जाती है। अब सपोज दैट जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा वो यहां पर आ गया। अब यहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है उसका फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का, इसके अंदर बेटा जो ग्लूकोज होती है, देखे CH बॉन्ड मौजूद है। क्या चीज मौजूद है ग्लूकोज के अंदर? CH बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये देख लें। असल में ना आप लोग जब मैट्रिक की केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिक की बायोलॉजी के अंदर भी इसके बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो मैं बना देता हूं, यहां पर देख लें। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन आ गया। 6 कार्बन है ना? देखें जरा गौर से, 6 ही कार्बन है ना बेटा। एक साइड पर हाइड्रोजन लगाते जा रहे हैं, दूसरे साइड पर हाइड्रोक्सिल। कार्बन नंबर 3 पर सीक्वेंस चेंज कर देनी है। ये आपके पास बेटा बन जाएगा ग्लूकोज। ये क्या चीज बनेगी? ये बेटा आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा। अब देखिए इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये आपको CH बॉन्ड नजर आ रहे हैं काफी सारे। ये देखिए काफी सारे बॉन्ड्स हैं, एक भी नहीं है, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, नजर आ रहे हैं। तो बेटा खुराक के अंदर ये जो CH बॉन्ड होते हैं ना, इन्हीं बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ये जो CH बॉन्ड होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। CH बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाएंगे। जब ये CH बॉन्ड टूटेंगे, इन बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, हम उसको क्या नाम दे देंगे? रेस्पिरेशन। या फिर क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल में हो रही है ना, तो हम सेल के बेस पर इसको क्या नाम देंगे? हम इसको ये भी कह सकते हैं, दिस वन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। पॉइंट क्लियर हो गया?
व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? आपने कहना है सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सेल के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के अंदर मौजूद CH जो बांड होते हैं वो टूटते हैं। उन बांड के टूटने से क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और वो बेटा एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे ADP को चेंज करने के लिए। किसके अंदर? ATP के अंदर। और बेटा हमने कहा था कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होती है? इस्तेमाल होती है, राइट। अब देखें तो हमने ये कहेंगे कि जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? ATP की फॉर्म के अंदर। उसको क्या नाम दे देंगे? रेस्पिरेशन। तो मुझे कोई डिफाइन करवा सकता है इसकी? हरिए बेटा डिफाइन करवाइए। तो हम क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन, जल्दी से लिखवाए, केमिकल रिएक्शन। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, लिखवा दें। कॉन्सेप्ट समझ आया ना? वहीं से लिखवा दें। केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है? वेरी गुड। इन विच CH बॉन्ड प्रेजेंट्स इन फूड। CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड लाजमी लिखना है। प्रेजेंट इन फूड breaks down and or energy is released किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ ATP। उसको हम क्या नाम दे देंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे, या रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। कौन? हाँ बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये रिएक्शन कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके बेटा अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स की। तो रेस्पिरेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। पहली जो रेस्पिरेशन है दैट्स नेम इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? देखिए रेस्पिरेशन के एक ऐसे टाइप जिसमें बेटा ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे। कैसे लिखना है? हम कहेंगे द रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। या फिर बुक वाली अगर डेफिनेशन करनी है तो बुक वाली कर लेते हैं। बुक में उन्होंने ये लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो खुराक होती है, जो फूड होती है, फूड के अंदर ये जितने भी CH बांड होते हैं ये मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। क्लियर है? तो जैसे मर्जी लिख लो। अगर आप ये लिखना चाहते हो ना कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फूड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे। तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन इन विच CH बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्लूकोज, या ब्रैकेट लगा के क्या लिखें? फूड ब्रेक्स डाउन, टूटेंगे, ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? आपने कहना है ये ग्लूकोज है C6H12O6। जब बेटा ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, इसके टूटने से जो चीज बनेगी उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, दूसरा होगा वाटर, साथ में एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म के अंदर। ये जो रिएक्शन होगा इसको क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे। सेकंड जो बेटा इसकी टाइप है दैट्स नेम इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? देखिए आपने इसको उल्ट कर देना है। ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूटे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या नाम देंगे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन in which glucose is break down in absence of oxygen, उसको क्या नाम देंगे? एनरोबिक रेस्पिरेशन। और बेटा याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज टूटता है ना ऑक्सीजन के मौजूदगी में, तो उसमें सभी बांड टूटते हैं, और सभी बांड के टूटने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनेगा। सबसे पहले ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनेगा। यहां पर भी बेटा पहला केमिकल रिएक्शन यही होगा
पहले केमिकल रिएक्शन में एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज से क्या चीज बनेगी, पायरोविक एसिड। और फिर बेटा ये जो पायरोविक एसिड होगा ना, पायरोविक एसिड से जब ये मजीद टूटेगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन मैंने वो ऊपर सिंपल कंप्लीट इक्वेशन कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है कि पहले ग्लूकोज से हमेशा पायरोविक एसिड बनेगा। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 6। लेकिन जो पायरोविक एसिड होता है बेटा वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा, उसको आप लिखेंगे C3H6O3, दैट इज द पायरोविक एसिड। तो ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरोविक एसिड में, दोनों रिएक्शंस में। लेकिन यहां पर पायरोविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट रहा था। लेकिन यहां पर बेटा जो पायरोविक एसिड होगा वो असल में टूट जाएगा, या तो बेटा टूटेगा एथेनॉल के अंदर, या फिर बेटा वो टूट जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। बेटा एथेनॉल कहते हैं इथाइल अल्कोहल को। आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैंने इसका फार्मूला लिखवाया था। हमने पढ़ा था कि 1 लीटर एथेनॉल का वजन कितना होता है, 789 ग्राम, 789 ग्राम्स। तो उसका फार्मूला था C2H5OH। यहां पर आपने याद रखना है कि अगर 85% एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होती है तो बेटा उससे शराब बन जाएगी, प्योर बियर बन जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर कंप्लीटली तौर पे ग्लूकोज टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं टूटता, वो टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो टूटेगा तो उससे टूटने से बनेगा एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड, दोनों में से एक बन जाएगा। क्लियर हो गए पॉइंट्स। तो बेटा इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बना था 2015 के अंदर। 2015 का जो बायोलॉजी का पेपर था उसके अंदर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ था, ठीक है। तो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मेरे पेपर में था। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है यहां तक कि मजीद करें थोड़ा सा। हाँ जी, लैक्टिक एसिड। बेटा लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड बेटा ग्लूकोज के टूटने से बनेंगे। ये एक 3 कार्बन है। ये किसी भी आप अगर सोच रहे हैं ना फर्मेंटेशन करवा दें, फर्मेंटेशन नहीं आपको पता, अच्छा चले फर्मेंटेशन भी यहां से रिलेटेड है एक टर्म। बेटा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, उसी को हम एक और नाम देते हैं, दैट्स नेम इज फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। फर्मेंटेशन की टेक्निक जो है वो बेटा हमें डिस्कवर की गई 1857 के अंदर, पास्चर ने डिस्कवर करके दी थी। उसने कहा था, आपने बेटा कभी अचार खाया, अचार जो होता है वो दूसरी खुराक की निस्बत ज़्यादा लजीज होता है, ज़्यादा मज़ेदार होता है। उसकी रीज़न होती है क्योंकि बाकी जितनी भी खुराक है ना, हर खुराक के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन जब हम जो अचार होता है ना, अचार को जब हम डालते हैं तो उस वक्त बेटा क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना उसके अंदर वो टूट जाता है, किसके अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर। किसके अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर टूट जाएगा। और हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, फर्मेंटेशन। क्या नेम होगा, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही कहते हैं। और पायरोविक एसिड बनेगा ग्लूकोज से जो कि खुराक के अंदर मौजूद है, और पायरोविक एसिड की वजह से जो खुराक होगी वो ज़्यादा लजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लजीज हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, और हाँ जी बेटा ये उसका फार्मूला है C3H6O3। आप में से कोई तैयार करना चाहता है तो कर ले, नहीं करना चाहता तो को ना करे, ठीक है। लेकिन बाकी इक्वेशंस लाजमी याद रखें कि जैसा कि ग्लूकोज के टूटने से पायरोविक एसिड बना एरोबिक रेस्पिरेशन में, फिर पायरोविक एसिड से ये बना। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज के टूटने से पायरोविक एसिड बना, लेकिन पायरोविक एसिड से फिर ये दोनों चीजें बन गई, ठीक है। अब बुक खोलिए जरा, वहां से आपको दिखाते हैं।